नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। अपने पिछली क्लास के अंदर भारत की संसद के बारे में बात कर रहे थे और देखा था कि संसद का गठन कैसे किया जाता है। अब अपने उसका अगला भाग देखते हैं और देखते हैं कि संसद के अंदर मुख्य व्यक्ति कौन होते हैं। सांसद तो होते हैं, उनके अलावा संसद का संचालन करने के लिए जो मुख्य व्यक्ति होते हैं या जिनको अपने संसद के अधिकारी कहते हैं, ऑफिसर्स, ये कौन कौन होते हैं। इसके अंदर अपने कौन कौन पढ़ते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर अपने लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अपने अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। वैसे अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात भी करते हैं। हालांकि एक चीज का ध्यान रखा जाए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का तरीका और दोनों को हटाने का तरीका सेम होता है। तो अपने अगर एक के बारे में पढ़ लेंगे तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाता है। वैसे ही राज्यसभा के अंदर अपने बात करते हैं, वो करते हैं राज्यसभा के सभापति की, जिसके निर्वाचन और हटाने का तरीका अपने पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जो उप सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो जब अपने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तब अपने उसके हटाने और उसके चुनने का तरीका देख लिया था, वही तरीका यहाँ पर लागू होता है। और बात करते हैं उपसभापति की। इसके अलावा अपने कुछ और लोगों की बात करते हैं, जैसे एक अपने बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर की, प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष, ठीक है। एक अपने बात करेंगे विपक्ष के नेता दोनों सदनों में, और एक अपने बात करेंगे पक्ष के नेता दोनों सदनों में कौन कौन होता है, और एक अपने बात करेंगे व्हीप की, ठीक है। इतने लोगों के बारे में अपने इस पार्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो पहले अपने बात करते हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होते ही लोकसभा का एक नियम कहता है, हालांकि इस भाग के बारे में एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस भाग के बारे में संवैधानिक प्रावधान तो 3-4 अनुच्छेद हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों के बारे में तो अपने अंत में बात कर लेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अपने संवैधानिक प्रावधानों से पहले उस व्यवस्था को समझते हैं। व्यवस्था को समझने के बाद संवैधानिक प्रावधान या इसके अनुच्छेद जो हैं वो तो 3-4 ही होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। अनुच्छेद से ज्यादा यहाँ पर जो प्रक्रिया निर्धारित की जाती है वह राज्यसभा और लोकसभा की अपनी एक नियमों की किताब होती है। उस नियमों की किताब के आधार पर ये सारी चीजें बताई जाती है। तो अगर अपने इन चीजों के बारे में पढ़ना होता है तो अपने को ये वो नियमों की किताब जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो उस नियमों की किताब में क्या लिखा गया वो अपने अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव होते ही लोकसभा का एक नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति ये बिना लोकसभा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए पहला काम जो किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा सबसे अनुभवी या वरिष्ठ अपने कह सकते हैं सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसका कार्य अन्य सांसदों को शपथ दिलाना होता है, सांसदों को शपथ दिलाना होता है। जबकि प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है, स्वयं दिलाता है। तो लोकसभा का और संसद का नियम कहता है कि जब तक आपने सांसद के तौर पर शपथ नहीं ली है तब तक आप उसकी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। अगर आप बिना शपथ लिए उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं तो आपको प्रतिदिन का 500 रुपए के जुर्माने के हिसाब से आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा का जैसे चुनाव हुआ तो सांसदों को शपथ दिलानी पड़ेगी, तभी आगे की कार्रवाई की जाती है। अब संविधान कहता है कि उनको सभी सांसदों को शपथ दिलाने का काम या जो उत्तरदायित्व है वो किसका है, वो राष्ट्रपति का है। परंतु अब राष्ट्रपति कहां 5.5 लोगों को शपथ दिलाएगा। इसलिए राष्ट्रपति क्या करता है वास्तविकता के अंदर, राष्ट्रपति उनमें से सबसे वरिष्ठ या सबसे अनुभवी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को शपथ दिलाता है, और उस व्यक्ति को एक अल्पकालिक या एक अस्थायी पद दे दिया जाता है। कौन सा, प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष का।
तो प्रोटेम अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? प्रोटेम अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो चुने गए लोकसभा सांसदों में सबसे अनुभवी होता है। ठीक है, अब उस प्रोटेम स्पीकर को या प्रोटेम अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति खुद दिलाएगा एक आदमी को। जब राष्ट्रपति ने उसको शपथ दिला दी, अब वो संसद के अंदर प्रवेश करने के लिए, गृह प्रवेश करने के लिए योग्य हो गया, वो संसद के अंदर चला जाएगा। चला जाने के बाद वो बारी बारी से बाकी जो 543 लोग चुनकर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाता है। तो पहली बात तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर सबसे अनुभवी सांसद होता है लोकसभा का। किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अन्य सांसदों को शपथ दिलाना। तो लोकसभा चुनाव के बाद पहला तो ये काम किया जाता है। हालांकि राज्यसभा में प्रोटेम सभापति की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में सारे लोग एक साथ तो कभी भी नहीं आ रहे हैं, वहां पर तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा सदन तो खाली या पूरा सदन एक साथ तो नहीं आ रहा है, तो वहां पर तो सभापति शपथ दिला देता है। यहां पर चूंकि अभी तक अध्यक्ष कौन है कौन नहीं है यह तय नहीं है, तो इसलिए शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति एक आदमी को दिलाता है जिसको अपने प्रोटेम स्पीकर कह देते हैं। वह एक अस्थायी पद होता है, उसका काम तब तक ही होता है जब तक अन्य लोगों को या अन्य सांसदों को शपथ नहीं दिला दी जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति अन्य सांसदों को शपथ दिला देगा, वह व्यक्ति जो है एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगा, वह सांसद जो है एक सामान्य सांसद बन जाएगा। तो ये तो होती है प्रोटेम स्पीकर की बात। अब इसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख या दिनांक तय करता है, तारीख या दिनांक तय करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, और इसकी दिनांक किसके द्वारा तय की जाती है? चुनाव कब होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब अध्यक्ष का चुनाव किया कैसे जाएगा? अध्यक्ष का चुनाव स्पीकर कहते हैं अपने इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके बारे में कर रहे हैं? अपने अध्यक्ष के बारे में या स्पीकर के बारे में कर रहे हैं। अपने को यहां पर ध्यान रखना है, लोकसभा स्पीकर चुने गए सांसदों में से ही, चुने गए सांसदों में से ही, सांसदों में से ही एक सांसद होता है, एक सांसद होता है जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये जानते हैं अपने कि पद्धति के आधार पर, की पद्धति के आधार पर अन्य सांसदों द्वारा या अन्य लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर कौन होता है? लोकसभा स्पीकर एक सांसद होता है, जो 543 लोग चुनकर आए हैं उनमें से ही एक व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति कौन होगा? उस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर। अब यहां पर एक कॉमन सेंस ये कहता है कि लोकसभा अगर है तो लोकसभा के अंदर सरकार का तो हमेशा बहुमत होगा। अगर किसी दल का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो वह दल सरकार में बने रहने के योग्य नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब अगर सरकार का बहुमत होता है, जिस दल की सरकार होती है उस दल का बहुमत होता है, तो उस दल का जो भी उस दल के द्वारा उम्मीदवार होता है वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो लोकसभा स्पीकर हमेशा उसी दल का होता है जिस दल की सरकार होती है। हालांकि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, अगर वह दल किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहा है तो उसको भी लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति लोकसभा का सांसद होना चाहिए, और दूसरा उसका चुनाव अन्य सांसदों के द्वारा ही किया जाता है। अब अध्यक्ष का चुनाव हो गया, अब यहाँ पर राष्ट्रपति का काम नहीं है। अब लोकसभा की कार्रवाई कौन संभालेगा? अध्यक्ष संभालेगा। इसके बाद जो है अध्यक्ष, एलएस अध्यक्ष या एलएस स्पीकर लिखते हैं इसको स्पष्ट रखने के लिए। एलएस स्पीकर उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख करता है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है, तारीख तय करता है, तथा इसका चुनाव भी अध्यक्ष के समान ही होता है,
अध्यक्ष के समान ही होता है। तो दोनों के चुनाव का तरीका क्या है? एक जैसा है, परंतु अंतर क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय कर रहा है? राष्ट्रपति। जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय कर रहा है? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष उसके चुनाव की तारीख जो है वह तय करता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। राज्यसभा में सभापति जो होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, उसके बारे में चुनाव और वो प्रक्रिया तो अपने पढ़ चुके हैं। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव एलएस स्पीकर का हो या डिप्टी स्पीकर का हो, डीएस लिख रहा हूं मैं, स्पीकर को उपाध्यक्ष को के समान होता है। तो मतलब कि पहली बात तो कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा? राज्यसभा के सांसदों में से ही एक व्यक्ति होगा। ठीक है, उस व्यक्ति का चुनाव भी राज्यसभा के अन्य सांसद जो हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर जो है उपसभापति की कुर्सी पर बिठा देते हैं। ठीक है, इतनी सी कहानी होती है इसके अंदर, चुनाव के अंदर। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी सांसद जो उसका कार्यकाल है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष के बाद वह व्यक्ति लोकसभा का सांसद ही नहीं रहेगा, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष बने रहने के पद पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहली अनिवार्यता तो क्या है कि वह सांसद होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं तो पहली अनिवार्यता या पहली योग्यता तो क्या है कि आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। अब आप 5 वर्ष के बाद लोकसभा सदस्य ही नहीं रहेंगे तो फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे रहेंगे? वैसे ही राज्यसभा की अगर बात करें तो जो उपसभापति है वह एक सांसद के तौर पर, उसकी पहली योग्यता क्या है कि वह राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। अगर वह राज्यसभा का सांसद होना चाहिए तो कोई भी व्यक्ति जो है वो 6 वर्ष से ज्यादा तो सांसद नहीं हो सकता, तो जो उपसभापति है वो 6 वर्ष तक हो सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, वो अपना इस्तीफा सौंप सकता है। ठीक है, तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, जबकि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो इस तरीके से एक दूसरे को इस्तीफा देकर भी ये अपना पद छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो ये जो है वो यहां पर अपने को एक और बात का ध्यान रखना है कि चूंकि चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे वो उपाध्यक्ष है या वो उपसभापति है, तो इन्होंने सांसद के तौर पर तो अपनी शपथ ले ही ली है, प्रोटेम स्पीकर ने इनको शपथ दिला ही दी है। तो जब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं तो इनको अलग से पृथक कोई शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब या तो इनका पद रिक्त हो सकता है इनका कार्यकाल पूरे होने पर, परंतु कार्यकाल पूरा होने पर इनका पद रिक्त माना नहीं जाता है। संवैधानिक भाषा के अंदर माना यही जाता है कि जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक पुराना अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। परंतु वैसे यह कंडीशन है कि जब आप लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहे तो आप अध्यक्ष नहीं रह सकते। दूसरी बात, चूंकि इनको शपथ लेने की जरूरत नहीं है पृथक से। तीसरी बात, ये इस्तीफा जो है वो एक दूसरे को देते हैं। अगली बात आती है, इन्हें सदन के द्वारा कुल भरे गए स्थानों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात हो या लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो या राज्यसभा के उपसभापति की बात हो, तीनों को ही हटाने का तरीका एक जैसा ही है। क्या तरीका है कि वहां पर अगर अपने लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं
तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं 543 सीटें हैं, परंतु हो सकता है कि 3 जो पद है वो खाली पड़े हैं, तो 540 लोगों का बहुमत, मतलब कि 200 नहीं सॉरी 270 सीटें अपने को चाहिए। अगर 270 लोग कह देते हैं कि इस आदमी को अध्यक्ष पद से हटा दो तो हटा दिया जाएगा। यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुमत किसका होगा? सरकार का होगा। अब सरकार का ही वह नुमाइंदा है, तो अगर सरकार की इच्छा होगी या जिस दल की सरकार है अगर उसकी इच्छा होगी तभी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, अन्यथा लोकसभा अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता। परंतु राज्यसभा के अंदर उपसभापति को जरूर हटाया जा सकता है, चूंकि राज्यसभा के अंदर जिस दल की सरकार है उसका बहुमत होने की अनिवार्यता नहीं है। और ऐसा होता भी है कि राज्यसभा के अंदर जैसे 2014 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार बनी, परंतु राज्यसभा में उस समय पर कांग्रेस का ही बहुमत था और 2018 तक कांग्रेस का ही बहुमत रहा है। जैसे जैसे जो बीजेपी है वो अलग अलग राज्य जीतती चली गई, वैसे वैसे राज्यसभा के अंदर उनकी सीटें बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो बहुमत में आ गए। तो वहां पर भी उपसभापति को हटाने का तरीका एक है। वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति को भी इसी तरीके से हटाया जाता है कि राज्यसभा के कुल सदस्य जो है उनका बहुमत चाहिए, परंतु चूंकि वह एक उपराष्ट्रपति है इसलिए ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा की मंजूरी भी ली जाती है। हालांकि इनमें दूसरे सदन की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है, इनको तो केवल अपने सदन में ही बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये इनको हटाने की प्रक्रिया होगी। तीसरी बात, जब लोकसभा अध्यक्ष कुर्सी पर होता है, अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होता है, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा होता है, तो उपाध्यक्ष एक सामान्य संसद या सदस्य की भूमिका निभाता है। तो जो उपाध्यक्ष है ना वह तो एक नॉर्मल आदमी है। जब लोकसभा अध्यक्ष अगर लोकसभा के अंदर है तो कुर्सी पर वही बैठेगा, और जो उपाध्यक्ष है वो तो एक सामान्य सांसद की तरह अपनी बाकी सांसदों के साथ बैठा होता है। परंतु जब लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर नहीं है तो फिर कुर्सी पर कौन बैठ जाएगा? उपाध्यक्ष बैठ जाएगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष वहां पर नहीं है तो वहां पर कुर्सी पर कौन बैठ जाएगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष बैठ जाएगा। यही बात उपसभापति पर भी लागू होती है। अगर भारत का सभापति जो है, या जिसको अपने उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, अगर वह कुर्सी पर विराजमान है, सभापति की कुर्सी पर वह बैठा है, तो उपसभापति जो है वह एक सामान्य व्यक्ति होता है। परंतु जैसे ही उपसभापति सदन से बाहर जाएगा या वो छुट्टी पर है, वो किसी कारण से वहां पर नहीं है, अगर वो कुर्सी खाली है तो फिर उस कुर्सी पर जाकर अपना कब्जा कौन कर देगा? उपसभापति कर देगा। जब उपसभापति कब्जा कर लेता है या जब उपाध्यक्ष कब्जा कर लेता है तो उसके पास वो सारी शक्तियां आ जाती है जो अध्यक्ष के पास होती है। फिर उसको उपाध्यक्ष नहीं बोला जाएगा, फिर वो एक प्रकार से अध्यक्ष ही है। कुल मिलाकर ये कह दिया जाए कि जो उस कुर्सी पर बैठ गया वो राजा है, बाकी सारी प्रजा है। चाहे उस कुर्सी पर अध्यक्ष बैठ जाए, चाहे उस कुर्सी पर उपाध्यक्ष बैठ जाए। कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही वहां पर नहीं है, या दोनों में किसी का पद खाली है, या किसी कारण से दोनों सदन से बाहर हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर फिर सदन की अध्यक्षता करेगा। यदि इसको ऐसे लिखा जाए कि यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदन में नहीं है तो सदन की सदस्यता और सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि अगर अध्यक्ष नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उपाध्यक्ष कर लेगा, और अगर अध्यक्ष खुद ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा। तो अगर दोनों ही नहीं है तो फिर क्या किया जाता है कि प्रत्येक सदन में दो स्थिति बनती है। यहां पर देखो, यदि पद खाली है कि अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यदि पद खाली है, और दूसरी स्थिति बनती है कि यदि वे अनुपस्थित हैं, कि पद तो खाली नहीं है परंतु आज वो दोनों ही नहीं आए,
ऐसी भी स्थिति आ सकती है। इसमें फिर इसमें क्या किया जाता है कि सदन के पीठासीन अधिकारियों की समिति में से कोई व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। तो प्रत्येक सदन के अंदर पीठासीन अधिकारियों की एक समिति बनाई जाती है, जिसको अपने लोकसभा के अंदर अध्यक्षों की समिति कह देते हैं और राज्यसभा के अंदर सभापतियों की समिति कह सकते हैं। क्योंकि अगर आपने दोनों को संयुक्त एक शब्द लें तो पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है, या राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है। तो अगर इन दोनों का पद खाली है, लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का, तो सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? ये कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु पद खाली नहीं है, पद तो भरा हुआ है। अगर वह अनुपस्थित हैं तो फिर वहां पर अध्यक्षता कौन करेगा सदन की? ये एक पीठासीन अधिकारियों की समिति होती है। पीठासीन अधिकारियों की समिति का नियम क्या कहता है? प्रत्येक सदन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, अगर लोकसभा की बात करो तो अध्यक्ष और अगर राज्यसभा की बात करो तो सभापति, 10 सदस्यों को पीठासीन अधिकारी की समिति का सदस्य है। पीठासीन अधिकारी की समिति का सदस्य नियुक्त करता है। तो लोकसभा के अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, स्पीकर है, वह 10 लोगों की एक समिति बनाता है जिसको अपने कहते हैं लोकसभा में पीठासीन अधिकारियों की समिति। और वैसे ही राज्यसभा में जो सभापति है वो वहां पर अपनी एक समिति बनाता है जिसको अपने कहते हैं राज्यसभा में पीठासीन अधिकारियों की समिति। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां पर नहीं है तो उन 10 लोगों में से कोई भी आदमी अध्यक्षता कर लेगा। और वैसे ही राज्यसभा में अगर सभापति और उपसभापति नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो फिर इन 10 लोगों में से कोई भी अध्यक्षता कर लेगा। हालांकि ये ध्यान रखा जाए कि इनकी जरूरत तभी पड़ रही है जब वो अनुपस्थित हैं। अगर पद खाली है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। ये बातें होती है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति की। एक और बात, जो भी व्यक्ति अध्यक्ष या सभापति की कुर्सी पर विराजमान होता है, सभापति की कुर्सी पर विराजमान होता है, वह केवल निर्णायक मत दे सकता है। केवल निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब क्या होता है कि अगर उदाहरण के लिए अध्यक्ष खुद कुर्सी पर बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर उपाध्यक्ष कुर्सी पर बैठा है या सभापतियों की समिति में अध्यक्षों की समिति में से कोई एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है या राष्ट्रपति द्वारा बताया गया व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा है व्यक्ति अपना मतदान नहीं करेगा। अगर मतदान का मतलब है कि संसद के अंदर कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी बिल है, उसको पारित करने के लिए मतदान करवाया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि बहुमत से निर्णय लेना, तो वहां पर भी बहुमत से निर्णय होते हैं। तो जो व्यक्ति कुर्सी पर विराजमान है वो सांसद तो है ही है, परंतु वह अपने सांसद का अधिकार वहां पर प्रयोग में नहीं लेता है। वह अपना मत तभी डालता है जब दोनों पक्षों, पक्ष और विपक्ष, एक तरफ जैसे कि सरकार का कोई बिल था, अब सरकार वहां पर पक्ष में है, सरकार चाहती है कि बिल को पास किया जाए और विपक्ष का चाहता है कि नहीं 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 नहीं, ये अधिनियम पास हम नहीं होने देंगे, पारित हम नहीं होने देंगे। तो अगर दोनों पक्षों में टाई हो जाता है, बराबरी आ जाती है, तो फिर उस समय पर निर्णायक मत दिया जाता है किसके द्वारा? जो उस कुर्सी पर बैठा है। अगर उस कुर्सी वाले को अपने मत का अधिकार कब कर, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कब करना है? जब वहां पर बराबरी की स्थिति है, केवल निर्णायक मत है। बराबरी की स्थिति पैदा नहीं होगी तो जो व्यक्ति कुर्सी पर विराजमान है वह अपना मतदान नहीं करेगा। तो जो अध्यक्ष है, अगर अध्यक्ष की बात करें तो उसके पास निर्णायक मत होता है, अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उसके पास निर्णायक मत होता है, परंतु तभी जब वह कुर्सी पर बैठा है। अन्यथा तो एक सामान्य सांसद है तो अपने सांसद के अधिकार के तहत वो मतदान का अधिकार प्रयोग में लेगा। वैसे ही जब जो अध्यक्षों की समिति है 10 सदस्यों की, उसमें से जब कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर विराजमान है तो वह भी मतदान नहीं करेगा, वह भी केवल निर्णायक मतदान करेगा। इतनी चीजें अपने को इनके बारे में ध्यान रखनी है।
ये होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। अब बात आती है पक्ष के नेता। पक्ष का नेता मतलब कि पक्ष का मतलब है सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। यदि ऐसा कहा जाए कि प्रधानमंत्री जिस भी सदन का सदस्य होता है, सदन का सदस्य होता है, वह उस सदन में पक्ष का नेता होता है, पक्ष का नेता होता है तथा दूसरे सदन में किसी मंत्री को पक्ष का नेता बनाया जाता है। तो अगर प्रधानमंत्री, सामान्यतः वैसे तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वो लोकसभा में पक्ष का नेता कौन था? प्रधानमंत्री। परंतु उदाहरण के लिए मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा था। चूंकि अब शर्त क्या है मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए कि आपको संसद का सदस्य होना चाहिए। वो तो राज्यसभा वाले भी होते हैं, तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है। तो अगर कोई राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन जाता है, तो फिर वह जो प्रधानमंत्री है वो कौन से सदन में पक्ष का नेता होगा? वो राज्यसभा में सदन का नेता होगा। तो जिस भी सदन से प्रधानमंत्री का संबंध है, तो वह उस सदन में तो सदन का नेता कौन होता है? पक्ष का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसको सदन का नेता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सदन का नेता भी कहते हैं। और दूसरे सदन में किसी मंत्री को सदन का नेता बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में लोकसभा में सदन का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा में जो सदन का नेता है वो पीयूष गोयल को बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से सदन का नेता होता है दोनों सदनों के अंदर, जो सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां पर मौजूद होता है। ये तो एक पक्ष का नेता हो गया, ये उस दल का नेता, दल की सरकार है। वैसे एक विपक्ष का नेता भी होता है दोनों ही सदनों में, विपक्ष का नेता। अब ये विपक्ष का नेता कौन होता है? दोनों सदनों में वह दल जो विपक्ष का भाग है तथा सबसे बड़ा दल है, विपक्ष का नेता चुनता है। इसको कहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। विपक्ष का ओपी, विपक्ष का नेता चुनता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में पक्ष का दल तो कौन हो गया? जिस दल की सरकार है, तो बीजेपी हो गया। सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने एक आदमी को जो है विपक्ष का नेता बना देगा, जैसे अरिंदर चौधरी है। वैसे ही राज्यसभा के अंदर जो दल सरकार पक्ष का दल माना जाता है, जो विपक्ष है उसका जो सबसे बड़ा दल है, उदाहरण के लिए कांग्रेस है, तो कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद को विपक्ष का नेता बना दिया गया है। गुलाम नबी आजाद की रिटायर होने के बाद आनंद शर्मा को विपक्ष का नेता बना दिया गया है। तो दोनों सदनों के अंदर पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता होते हैं। पक्ष के नेता का मतलब है सरकार का नेता, और विपक्ष के नेता का मतलब है जो विपक्षी दल का नेता है उसका। हालांकि यहां पर एक शर्त लगाई जाती है कि विपक्ष का नेता चुने जाने के लिए उस दल के पास न्यूनतम 10% सीट जीतना अनिवार्य है। तो अगर लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं, तो 543 का 10% कितना हो गया? 54। तो अगर कांग्रेस 54 से भी कम सीटें जीतती है, तो उसको विपक्ष का नेता चुनने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा दल है, जैसे कि उदाहरण के लिए टीएमसी हो गया, अगर टीएमसी 60 सीटें जीत लेता है, तो फिर उसका विपक्ष का नेता होगा। अगर किसी भी दल की 10% सीटें नहीं आई है, तो फिर कोई भी विपक्ष का नेता नहीं माना जाएगा। वैसे ही राज्यसभा के अंदर भी नियम लागू होता है। अब बात आती है व्हीप की। व्हीप ये व्हीप कौन होता है? प्रत्येक सदन में प्रत्येक दल अपना एक व्हीप नियुक्त करता है,
अपना एक व्हीप नियुक्त करता है, जिसका कार्य अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अंदर एक ही व्हीप होता है या राज्यसभा के अंदर एक ही व्हीप होता है। लोकसभा के अंदर हर दल का अपना एक व्हीप होता है और राज्यसभा के अंदर हर दल का अपना एक व्हीप होता है। उस व्हीप का काम क्या होता है? उस व्हीप का काम होता है कि अगर वो कांग्रेस की तरफ से व्हीप है तो कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, और अगर वो किसी दूसरे दल का व्हीप है तो उस दल के सदस्यों की उपस्थिति जो है सुनिश्चित करना। तो जिस दल का व्हीप होता है उस व्हीप का काम होता है, उस व्यक्ति का काम होता है अपने अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति जो है सुनिश्चित करना। ये जो है ये मुख्य लोग होते हैं जो संसद को चलाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सदन का अपना एक सचिवालय होता है, प्रत्येक सदन का अपना सचिवालय होता है जिसके अंदर अधिकारी बैठते हैं इन सब की मदद करने के लिए। ठीक है, ये बातें अपने को संसद के पीठासीन अधिकारी और संसद के अधिकारियों के बारे में ध्यान रखनी है। इसके साथ अपना ये पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट के अंदर अपने एक बार फिर से देखेंगे कि संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, संसद में कानून कैसे बनते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले पार्ट में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।